हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेयर हाउसिंग की वेयर हाउसिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है। तो देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेयर हाउसिंग इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। वेयर हाउस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ठीक है, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में मूव कर सके। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वेयर हाउसिंग का। दूसरा, to maintain the flow of goods throughout the system, these goods may be raw materials और finished goods। तो ये चीज़ जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर हाउसिंग के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ पढ़ा था कि वेयर हाउसेज में आप सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं रखते हो, साथ ही साथ आप रॉ मटेरियल्स या स्पेयर पार्ट्स भी रखते हो, ताकि जब उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर असेंबल करने का ज़रूरत पड़े तो आप वो भी कर सको। तो वेयर हाउसिंग क्यों होती है? ताकि वो गुड्स का फ्लो मेंटेन हो सके पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, कभी भी गुड्स आपका ख़त्म ना हो, आप एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट्स को टाइम पे पहुंचाते चले जाओ। इसके लिए आप वेयर हाउसिंग सिस्टम बेसिकली रखते हो, ताकि आपका जो गुड्स है, जो कि या तो रॉ मटेरियल्स है या तो फिनिश गुड्स है, वो सही टाइम पे कस्टमर्स तक पहुंच सके। डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो फ्लो है गुड्स का, वो ख़राब ना हो। अगर वेयर हाउस रहेगा तो समय पे प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर्स के पास पहुँच जाएंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट लिखा है to set up a network of warehouses closest to customers location to service markets better and minimize cost। यानी कि मान लो, एक एग्जांपल लो कि कोका कोला है। ठीक है, कोका कोला पटना में भी बिकता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई नियर बाई फैक्ट्री नहीं है, कोका कोला का जो नियर बाई फैक्ट्री है, कोका कोला का जो नियर बाई फैक्ट्री है वो वाराणसी में है, लेकिन उसका प्रोडक्ट्स कहाँ तक पहुँचता है? पटना में भी बिकता है, बाकी बहुत सारे स्टेट्स में बिकता होगा, बिहार में भी बिकता है, पटना में भी बिकता है ना। बट अगर उसका ऐसा क्या रीज़न है कि वाराणसी में फैक्ट्री है कोका कोला का और उसका सामान पटना में भी पहुंच रहा है, यानी कि बिहार के हर एक लोकेशन में पहुंच रहा है कोका कोला? उसका कुछ रीज़न होगा तभी ना। उसका रीज़न सिर्फ क्या है? वेयर हाउसेस। क्योंकि बिहार में भी कोका कोला के बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं, जिसके वजह से वाराणसी फैक्ट्री जो है वो भी अगर कोका कोला प्रोड्यूस कर रही है तो अल्टीमेटली वो कहाँ तक पहुँच रहा है? बिहार के हर एक लोकेशन में पहुँच रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है? वेयर हाउसेज हैं। ठीक है, वेयर हाउसेज की वजह से हर एक जगह अवेलेबल है कोका कोला। तो अगर वेयर हाउसेज नहीं रहता तो इसका प्रोडक्ट इतना अभी जिस तरीके से आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तुरंत अवेलेबल करा दिया गया, वो सिस्टम नहीं रहता। क्लियर? मिनिमम कॉस्ट में टाइम पे सामान पहुँच जाता है और कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमेशा वेयर हाउसेस के हेल्प से आप जहाँ पे अपने कस्टमर्स को सामान देना चाह रहे हो, जो कस्टमर का लोकेशन है, वहाँ पे आप वेयर हाउसेस अगर रखोगे तो आप मिनिमम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाओगे। ठीक है, और कभी भी वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो चौथा क्या है? प्रोवाइड टाइमली कस्टमर सर्विस। टाइम पे कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, विंटर प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि विंटर क्लोथ्स हो गए, जैसे जैकेट्स हो गया, स्वेटर्स हो गया, या ग्लिसरीन सोप हो गया, या कोकोनट ऑयल हो गया, जिसको बेसिकली आप ठंड के टाइम पे यूज करते हो, है ना। तो वो तो हमेशा नहीं बनता है, हर महीने तो मैन्युफैक्चर होता नहीं है। तो मान लो कि वो जुलाई के टाइम पे मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, और वो अवेलेबल आपके पास थ्रू आउट द ईयर होता है ना। हर ईयर अवेलेबल, ईयर के हर एक मंथ अवेलेबल होता है कोकोनट का ऑयल या फिर विंटर क्लोथ्स। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए बिकॉज सामान बनता है और फिर वेयर हाउस में उसको स्टॉक कर दिया जाता है, वेयर हाउसेस में उसको रख दिया जाता है। जब भी नेसेसरी है सामान का, नेसेसिटी है सामान का, सामान की ज़रूरत है कस्टमर्स को, वो तुरंत कस्टमर्स के पास पहुंच जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि वो वेयर हाउसेज में रखा होता है ना। नवंबर टू फरवरी पूरे मंथ जो प्रोडक्ट आपका हाई डिमांड में है, ठंडा का जितना भी प्रोडक्ट्स है वो हाई डिमांड में रहता है और वो अल्टीमेटली कस्टमर्स तक पहुंचता भी है बिना आउट ऑफ स्टॉक हुए। उसका रीज़न क्या है? वेयर हाउसेज उसका रीज़न है। ठीक है, कि वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक होने नहीं देता है प्रोडक्ट्स को। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? कीप ट्रैक ऑफ आइटम्स सो दैट देयर कैन बी फाउंड रेडिली एंड करेक्टली। यानी कि जितने भी आइटम्स वेयर हाउसेस में कलेक्ट हो रहे हैं, जितने भी आइटम्स वेयर हाउसेस में आ रहे हैं, उन सारे का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उन सारे का एक ट्रैक रखा जाता है, जो भी मैनेजर है वेयर हाउसेस के, उनके द्वारा। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है वो 2000 पीसेस बना रही है, जिसमें से 1000 पीसेस अवेलेबल है वेयर हाउसेस के पास, 500 पीसेस अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास और 500 पीसेस अवेलेबल है रिटेलर्स के पास, है ना।
तो कंपनी जो है इन सारी चीज़ों का एक ट्रैक बना के चलती है कि इसके पास इतना प्रोडक्ट है, इसके पास इतना प्रोडक्ट है, हमको अभी और इतना प्रोडक्ट बेचना है, हमको अभी और इतना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। ये सारी चीज़ों का ट्रैक इसके पास होता है, वेयर हाउसेस के पास होता है। मान लो कि ये 1000 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास 500 प्रोडक्ट है। 1000 प्रोडक्ट वेयर हाउस में है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 500 है और रिटेलर के पास 500 है। अब जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हुआ इन दोनों का प्रोडक्ट, तो तुरंत वेयर हाउस से निकाल के ये आगे दे देगा। और इसके पास जैसे ही 500 होगा तो जो भी मैनेजर है वेयर हाउस का, जो भी इन सब चीज़ों का ट्रैक रखता है, रिकॉर्ड रखता है, वो क्या करेगा, वो तुरंत खबर पहुंचाएगा मैन्युफैक्चरर के पास कि देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट की कमी हो रही है, आप जल्द से जल्द इसको मैन्युफैक्चर कीजिए और हमारे तक भेजिए। तो ये 500 हो गया। अब तुरंत ही मैन्युफैक्चर जो है मैन्युफैक्चर करेगा और फिर ये इसको भेज देगा। तो ये 500 से क्या हो जाएगा, फिर 1000 पीसेज इसमें ऐड हो जाएंगे, ये 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैक रखा जा रहा है। ट्रैक रखोगे तभी तो आपको आइडिया मिलेगा ना कि कब आपको अपने प्रोडक्ट्स को और मार्केट में लाना है और वेयर हाउसेस में रखना है, ताकि वो मार्केट में जिस हिसाब से डिमांड उस हिसाब से आप उसको बना पाओ, उसके हिसाब से आप सप्लाई दे सको। तो हेल्प करता है वेयर हाउस आइटम्स को ट्रैक करके, मतलब उसको सही समय पे अवेलेबल कराने में कस्टमर तक, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमाइज द टोटल फिजिकल एफर्ट एंड दस द कॉस्ट ऑफ मूविंग गुड्स इनटू एंड आउट ऑफ स्टोरेज। यानी कि देखो, सबसे पहले ये समझो कि वेयर हाउसेस जो है वो आपके फिजिकल एफर्ट को कम करता है। कैसे? एंड दस द कॉस्ट ऑफ मूविंग गुड्स इनटू एंड आउट ऑफ द स्टोरेज, यानी कि प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आपको फिजिकल एफर्ट जो लगेगा, यानी कि मान लो कि आप एक बिहार के प्रोड्यूसर हो, ठीक है, और आपको दिल्ली तक सामान पहुंचाना है। बीच में आप कोई वेयर हाउसेस का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ कर रहे हो। मिडिल मैन आ रहे हैं, फिर दूसरा मिडिल मैन आ रहा है, फिर दूसरा होलसेलर आ रहा है, फिर दूसरा रिटेलर आ रहा है और फिर दिल्ली आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉलो करना पड़ रहा है कि नहीं? बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है यहाँ पे। तो उसको अगर आपको कम करना है तो अगर आप वेयर हाउसेस रख लोगे तो क्या होगा कि इतना सारा जो मिडिलमैन है वो इन्वॉल्व नहीं होके वेयर हाउस से डायरेक्टली सामान आपका दिल्ली तक पहुंचता चला जाएगा, ठीक है। तो जो कॉस्ट है मूविंग गुड्स का उसको कम करता है, ठीक है। टोटल फिजिकल एफर्ट को जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसको कम करता है। इनटू एंड आउट ऑफ द स्टोरेज, यानी कि मतलब कि अगर आप मूव कर रहे हो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, स्टोरेज से बाहर निकाल रहे हो, ये सारी चीज़ों में आपका जो टोटल कॉस्ट है उसको कम करता है और फिजिकल एफर्ट को कम करता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक विद कस्टमर, यानी कि सिंपली ये समझो कि वेयर हाउसेज एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द कस्टमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है, तो वो खबर कहाँ तक पहुंची, वेयर हाउसेस के पास पहुंची। वेयर हाउस कहाँ तक वो खबर लेके गया, प्रोड्यूसर्स के पास, मैन्युफैक्चरर्स के पास वो खबर लेके गया, ठीक है। कंपनी को पता चलेगा कि चलो मार्केट में ये प्रोडक्ट मेरा जो है वो कम हो गया, तो वो क्या करेगा, तुरंत जाके उसको बना देगा। अगर वो नहीं बनाएगा तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड तो रहेगा लेकिन सप्लाई नहीं रहेगा, सप्लाई नहीं रहेगा तो मार्केट में डिमांड कम होता चला जाएगा, है ना। तो अगर सामान वेयर हाउस में ही रहेगा, बिकेगा ही नहीं, तो भी लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो वेयर हाउस में ही रहेगा तो पता चल जाएगा कि कंपनी को कि क्यों सामान उसका वेयर हाउस में है ना। देखो, दो तरीके से वो हेल्प कर रहा है। पहला तो ये बताने में कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो उसको ही बताने में हेल्प करता है कंपनी को वेयर हाउसेस। और दूसरा कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट हम रखे हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ए नाम का एक प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, वो रखा हुआ है, बहुत दिन से बिक ही नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ किसको पता चलेगा, मैन्युफैक्चरर को पता चलेगा ना कि मेरा सामान ये वाला बिक नहीं रहा है, तो इसका डिमांड नहीं है, तो इसको हम नहीं प्रोड्यूस करें क्योंकि इसका डिमांड नहीं है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों का खबर कौन देता है, वेयर हाउसेज ही देते हैं। ये सारी चीज़ों की खबर, अगर प्रोडक्ट खत्म है उसका खबर भी वो देंगे, अगर प्रोडक्ट उनका नहीं बिक रहा है, किसी प्रोड्यूसर का वेयर हाउस में रखा पड़ा है बहुत दिन से, उसका खबर भी वेयर हाउसेज के जो मैनेजर्स हैं वो देंगे कंपनी को, मैन्युफैक्चरर्स को, कि आपका ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिक रहा है। तो ये दोनों तरीके से वो हेल्प करता है एज अ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन लिंक में, जो कि कस्टमर्स और कंपनी के बीच में या फिर कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में है, उसके बीच में वेयर हाउसिंग जो है वो एज अ कम्युनिकेशन लिंक काम करता है। क्लियर? सो यही 7 पॉइंट्स थे आपके ऑब्जेक्टिव्स के। आई होप कि आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो डू कमेंट में द कमेंट बॉक्स बिलो, आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेयर हाउसिंग के फंक्शंस के बारे में।